है क्लास 10th हिस्ट्री का है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये काफी मजेदार टॉपिक है। हम इसमें जानेंगे कि वेलमे रिपब्लिक क्या था, फिर जो हिटलर ने कौन कौन से तरीके अपनाए थे और ज्यूज के साथ क्या हुआ था, हम सब जानेंगे। और लास्ट में वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हुआ क्या था, एक्चुअली फाइनल में हुआ क्या था, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट कैसे हुई थी, तो हम ये सभी पढ़ने वाले हैं। मैं आप सभी को कमेंट पढ़ रहा हूँ, आपने जो भी लाइव आए चलिए स्टार्ट कीजिए। मैं आप सभी को कमेंट पढ़ रहा हूँ, चलिए तो अब जल्द से जल्द आप लाइव आ जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये काफी मजेदार टॉपिक है और ये क्लास 10th हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ज्यादा से ज्यादा टीचर है ना यही से सवाल डालते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को वही इंसान अच्छे से पढ़ा सकता है जिसने इस टॉपिक को 6 से 7 बार पढ़ा हो, और मैंने इसे इतनी बार पढ़ा है मुझे पूरा पूरा याद हो चुका है। तो आप जल्द से जल्द आप लाइव आ जाइए ताकि हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बेसिकली आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं द नाजिज्म एंड द राइट्स ऑफ हिटलर। तो ये चैप्टर ज्यादा हार्ड नहीं कह सकते, काफी आसान चैप्टर ही है। चलिए मोबाइल कर देता हूँ। तो बेसिकली जो चैप्टर क्या है, नाजिज्म एंड द राइट्स ऑफ हिटलर। तो इस चैप्टर को आगे में स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे वेलमी रिपब्लिक हुआ क्या रहा। उससे पहले हम जानना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट जो था ना स्टार्ट हुआ कैसे। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एक्चुअली स्टार्ट ऐसे हुआ था कि एक कंट्री थी ऑस्ट्रिया नाम की, ऑस्ट्रिया हंगरी। तो उनमें क्या हुआ था कि वहाँ पे ये कहे तो एक नेशनलिस्ट आदमी था, जिस जिस वो नेशनलिस्ट आदमी ने क्या किया कि वहाँ की जो प्रिंस था ना उसको गोली मार दी। इस कारण से जो वहाँ पर ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गया, और ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्प्रेड होता चला गया, मतलब बहुत ज्यादा चला गया। मतलब क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट होने का कारण ये था कि एक नेशनलिस्ट, हंगरी का एक नेशनलिस्ट है वहां पर, हंगरी के एक राजकुमार थे जिस जिन पर उसने अटैक करके उनको मार दिया। इस कारण से वहां पे लड़ाई स्टार्ट हो गई, और लड़ाई स्टार्ट होने के बाद जर्मनी और पोर्डामन टर्की ने इनको ज्वाइन किया। तो हम देखते हैं आगे होता है क्या। चलिए, बेसिकली हम चैप्टर की बात करें तो हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है कि बर्थ ऑफ वेलमी रिपब्लिक। आपको दिख रहा है। चलिए, बर्थ ऑफ वेलमी रिपब्लिक एक्चुअली ये है कि इसका बर्थ हुआ कैसे। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ, मैं जैसे इसमें वो लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैं आपको अर्थ बताता चाहूंगा तो आप समझते जाइए। चलिए, जर्मनी फाउट द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट द 1914-1918 along with the Austrian Empire अगेंस्ट द एलाइज पावर इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। अब जर्मनी ने क्या क्या भाई साहब, इन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया। वैसे शुरुआत तो ये जो ऑस्ट्रिया से हुई थी, पर इसको ज्वाइन किसने किया, जर्मनी ने। अब जर्मनी क्या था कि एम्पायर था पहले भाई, जर्मनी तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में ना, इससे पहले एक एम्पायर था। तो एक्चुअली में जनवरी में ये हुआ था कि अब ऑस्ट्रिया जो था जो वो जर्मनी से हेल्प मांगने गया एलाइज पावर के खिलाफ। तो अब जर्मनी का बिल्कुल हम सहायता करेंगे, इन्होंने की सहायता। अब एक्चुअली बात ही हुई कि अब ये लड़ाई में उतर चुके थे। जैसे सेंट्रल पावर जो थी, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, मैप आपको विजिबल हो रहा होगा। तो ये जर्मनी है, ये जर्मनी है, ठीक है, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है। तो यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ, तो यहाँ का जो राजा जो था किंग, वो जर्मनी से हेल्प मांगने गया। फिर जर्मनी को ज्वाइन तो किया, वो बल्गेरिया ने भी किया और ऑटोमन एम्पायर ने भी किया। तो ये सब ने ज्वाइन किया तो सेंट्रल पावर बन गई। ये हुई सेंट्रल पावर, यानी कि वो जो बाकी के जो देश थे, रशिया हो गया, जो हमारे इटली हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये क्या हो गया, ये एलाइज पावर बन गए। यानी कि अलायंसेस चल रही थी इसलिए एलाइज पावर बन गई। और सेंट्रल पावर में जिन्होंने लड़ाई स्टार्ट की थी, ऑस्ट्रिया हो गए, जर्मनी हो गया, ओटोमन एम्पायर हो गया, तो इन सब ने स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए चलिए हम थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे ताकि चैप्टर जल्दी खत्म हो जाए। वैसे ज्यादा है पढ़ा है भी नहीं। फिर क्या हुआ, जर्मनी इनिशियली मेड ग्रैंड बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। अब जर्मनी ने क्या किया, जैसे इसने लड़ाई स्टार्ट की, जर्मनी ने भाई साहब फ्रांस को अटैक किया। फ्रांस को इतना कूटा कि कुछ कह नहीं सकता। फ्रांस और बेल्जियम पे अटैक कर लिया, क्योंकि जर्मनी इनिशियल शुरुआती दौर में काफी ज्यादा पावरफुल था। अब जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर आगे चलती गई तो उसका वो कमजोर हो गया।
पर जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम को पहले बहुत ज्यादा टूटा था। फिर however the allies found defeating Germany and the Central Power in 1980। वही 4 साल की लड़ाई में जर्मनी हार गया। जर्मनी के 4 साल की लड़ाई में चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है, जर्मनी और सेंट्रल पावर अभी हार गए। पर इस सब का दोषी किसे माना गया? जर्मनी को। तो आगे देखते हैं क्या हो गया। फिर क्या हुआ कि defeating defeating the Germany defeating of the defeat of German Emperor German and the abdication of Emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity, and a National Assembly met at Valmy and established a democratic constitution विद अ फ्यूडल स्ट्रक्चर। तो क्या हुआ? अब जर्मनी हार गया। तो अब जर्मनी हारा तो वहां के राजा को क्या कर ओवरथ्रो कर दिया। लेकिन वैसा राजा को फिर तुम्हारे यहाँ पे कुछ नहीं है। तो फिर क्या हुआ? अब वहां पे राजा नहीं है तो फिर क्या होगा? वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वहां पे राजा को हटा दिया तो वहां पे अब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने क्या किया? ये एक नेशनल असेंबली बनी इनकी, जो भी ये नेशनल असेंबली बनी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में। और ये सब कहाँ पे मिले? वेलवीर एक जगह है, वहां पे ये सब मिले और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी लाने का विचार किया। यानी कि संविधान के हिसाब से वो डेमोक्रेसी चलेगी। ठीक है, विद फ्यूडल स्ट्रक्चर, यानी कि अब गवर्नमेंट भी डिसाइड कर ली। सबसे ऊपर होगी सेंट्रल, फिर होगी स्टेट, फिर होगी लोकल गवर्नमेंट। कैसे इंडिया में कैसे कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर वो लोकल गवर्नमेंट ऐसे बना दिया उन्होंने। भी फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है कि पावर को आप डिवाइड करो 3-4 हिस्सों में, तो क्या फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं। The republic was not received well by the own people, largely because of the term it was forced to accept after Germany defeat at the end of First World War. Many Germans had the new Weimar Republic response for not only the defeat of Weimar but the डिग्रेंस ऑफ पर्सलिस। भाई साहब अब बात ये हो गई कि जर्मनी बड़ा स्वाभिमानी आदमी था। तो क्या हुआ कि अब जहाँ पे जो जर्मनी के जो लोग थे ना, वो क्या कहते हैं कि भाई साहब ये जो भी किया ना ये वेलमेर का है। मतलब जो वेलमेर रिपब्लिक जो बना था ना उसका सब किया जा रहा है। उनको पता था कि उनसे फोर्सफुली ट्रीटी या उनकी जो संधि एक्सेप्ट करे जाए तो उन्हें एक्सेप्ट की। इस जो भी वो लोग कसूर मान रहे थे ना, तो वे गलती किसकी है? तो वेलमेर को वो गलती दे देते हैं कि बस अब वो वेलमी ने वहां पे वो जो साइन किया उस ट्रीटी पे, तो हमारे का आज जमा था हो रहा है। तो इन सब का कारण लोग किसको मानते हैं? वेलमी को, वेलमी रिपब्लिक को। फिर अब सिर्फ वेलमी को सिर्फ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हारने का कारण भी नहीं मानते, बल्कि जो उनका अपमान हुआ है वार्सलीज में उसका भी क्या मानते? दोषी मानते हैं। मतलब क्या कि वेलमीर के कारण है ना उनका अपमान हुआ है, वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में आया है और वेलमीर वहां पे कूदता कूदता गया था वेलमीर रिपब्लिक पर। एक्चुअली हुआ है तो उससे जबरदस्ती वो ट्रीटी साइन करा दी, यानी कि संधि साइन करा ली, जिससे क्या हुआ कि वेलमीर रिपब्लिक जो था ना, वेलमीर रिपब्लिक से जब वो फोर्सफुली ट्रीटी साइन करेगी तो लोगों को लगा कि वेलमीर वहां पे संधिया करके आया है। काफी सारी जो संधि उसने वेलमीर से की है उनके अपमान का कहीं ना कहीं एक वो कारण बन गई। तो उनको लगा कि सारी सारी गलती किसकी? वेलमीर रिपब्लिक की है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक टॉपिक हो गया हमारा। मैं जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको बुक में भी होंगे, तो एनसीईआरटी खोल लीजिए ताकि आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए जल्दी जल्दी। आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए, मैं देख रहा हूँ सबके कमेंट। द वॉर हैड डिवास्टिंग, ये पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको लिखनी है। द वॉर हैड डिवास्टिंग, इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, जैसे लिखते हैं वैसे लिखिए। द वॉर हैड डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ psychologically and the financially. From being a creditor, Europe become a debtor. अब पैसा भी हुआ कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भले ही ऑस्ट्रिया और वो जर्मनी ने शुरू किया था,
पर इसका जो असर था ना पूरी यूरोप पे पड़ा। यूरोप पे फाइनेंशियल असर पड़ा, यानी कि वहाँ पे आर्थिक व्यवस्था जो थी बहुत ज्यादा डगमग गई। आर्थिक जो उनकी जो भी संपत्ति थी वो लड़ाई में चली गई। फिर क्या हुआ कि जहाँ पे पहले यूरोप है ना लोगों को क्रेडिट देता था, यानी कि रुपये उधार पे देता था, अब बेचारा खुद वो कर और वो खुद वो दिवाले हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, द सपोर्टर ऑफ वेलमी, देखिए, द सपोर्टर ऑफ वेलमी रिपब्लिक were criticized and because were easy target in the conservative national circle। अब क्या हुआ कि जो भी वो वेलमी के जो सपोर्टर थे ना उनको पकड़ पकड़ के कूट रहे थे जर्मनी वाले, क्योंकि जो जर्मनी के लोगों को लग रहा था कि शायद से गलती किसकी है, वेलमी की, तो इसलिए वेलमी वालों को कूट कूट के ढूंढ ढूंढ के कूट रहे हैं। फिर क्या हुआ, सोल्जर सोल्जर कैंप टू बी प्लेस अबव सिविलियन। अब वहां पे क्या हुआ कि एटमोसफेयर वैसा बन गया, अब कोई इंसान है, मतलब अगर वो पुरुष है तो उसे अग्रेसिव नेचर का होना पड़ेगा, ऐसे मतलब कि वहाँ पे साइकोलॉजिकली ऐसा बना दिया कि अगर कोई सोल्जर है तो वो सिविलियंस ऊपर है, अग्रेसिव नेचर का होगा, वो मस्कुलरली स्ट्रॉन्ग होगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसे बना दिया। एग्रेसिव वॉर प्रोपोगंडा, अब यहाँ पे एक शब्द है प्रोपोगंडा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है प्रचार। और वहां पे जो प्रचार हो रहा था ना एग्रेसिव हो रहे थे, तोड़ फोड़ मचाई जा रही थी, मतलब कि ऐसे तोड़ फोड़ जो आप सोच भी नहीं सकते। वाज नेशनल हॉनर बिकम इम्पोर्टेंट, और उनके लिए जो राष्ट्रीय जो सम्मान था ना कि हमारे देश की इज्जत चली गई वार सीरीज में, वो वेलमिन में हमारे साइड से इज्जत गंवा दी, तो क्या इसके लिए वहां पे वो लड़ाइयाँ हो रही थी, अग्रेसिव नेचर बन गया था लोगों का। तो ये जर्मनी की उसमें हालत थी, क्योंकि वहां पे अब साइकोलॉजी ऐसी बन गई, अगर वहां पे कोई पुरुष है तो अग्रेसिव नेचर का होना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। द फ्रेंगल डेमो द फ्रेगल डेमोक्रेसी कुड नॉट सर्वाइव एंड लीड टू इनस्टेबिलिटी इन जर्मनी या यूरोप। अब क्या हुआ, वहां पे जाके अगर आप डेमोक्रेसी की बात करोगे ना, दो चप्पल मार के उठाएंगे, उठा के फिर वो फूटेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर एटमोसफेयर ऐसे बन गया, अब क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी आपको ज्यादा दिन टिक नहीं रही थी। क्यों, एक तो उनको मेजोरिटी ऑफ वोट मिलने देता है, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा में है 272 वोट, एक मिनिमम में इतने वोट अगर किसी को हो जाते हैं, यानी कि इतने अगर उनके एमएलए होते हैं तो वो देश को संभालते हैं। ऐसे ही वहां पर किसी को मेजोरिटी मिल ही नहीं रही है, ये हो गया था जर्मनी का हाल। उसके कारण क्या हुआ, इंस्टेबिलिटी, यानी कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आई, इसलिए वहां पे बार बार स्टेबिलिटी हो रही है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, मैं आपको कमेंट पढ़ रहा हूँ। अब आता है भाई हमारा टॉपिक अगला, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड द इकोनॉमिकल क्राइसिस। अब जहां जहाँ पे ये जो पॉलिटिकल जो ये लड़ाई चल रही है उनके कारण इकोनॉमिक असर कैसे हुआ। भाई जब कोई पॉलिटिकल लड़ाई चले तो इकोनॉमिक असर कैसे होगा। द वर्ड ऑफ वेलमी रिपब्लिक, मैं तो मार्केट चेंज कर देता हूँ। द वर्ड ऑफ वेलमी रिपब्लिक with uprising of skeptics league on the pattern of Bolshevik revolution. The skeptics found the Communist Party of Germany। अब क्या हुआ, अब जैसे जैसे अपनी वो जो वेलमी जो वो बनी थी ना, उसी के पैरेलल यानी कि उसी के साथ साथ हमारी कौन सी बन गई, स्पेक्टिक्स लीग बन गई। उस लीग में बनते ही क्या गया, वो एक पैटर्न चाहते थे, जैसा वो जो रशिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ था बोल्शेविक में क्या था, वैसे वो एक रिवॉल्यूशन करना चाहते, अपराइजिंग नहीं रिवॉल्यूशन, वो एक ऐसा रिवॉल्यूशन करना चाहते थे जैसे रशिया में हुआ बोल्शेविक में। बोल्शेविक ने भी अपनी गवर्नमेंट वो तख्ता पलट कर दी थी। ठीक है, उस तरह की गवर्नमेंट है ना स्पेक्टिक्स चाहते थे, वो इधर से वेलमी ऐसा होने दे नहीं रहे थे। अब ये दोनों भाषा भी है, ये लड़ाई में बिजी है। अब इन दोनों का फायदा उठाता हिटलर। आप पढ़िए आगे, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन जर्मनी paved the way for हिटलर। अब ये इंस्टेबिलिटी बन गई ना, ये जो पॉलिटिकल, इसके कारण ना हिटलर को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। फिर क्या हुआ, पॉलिटिकल रेजिग्नेशन बस। अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप लिख दीजिए, heightened by the economic crisis of 1923। अब क्या हो, जैसे जैसे पॉलिटिकल लड़ाई बढ़ रही है, हर साल गवर्नमेंट चेंज हो रही है, हर साल नई गवर्नमेंट आ रही है, हर साल अब फिर वो पिछली बार गवर्नमेंट आ रही है, तो उनके कारण क्या हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई। मतलब कि अब कोई फिक्स गवर्नमेंट बन नहीं पा रही है, कोई भी एक मुद्दे पे काम नहीं कर पा रही है, तो इसके कारण क्या हुआ, एक इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया 1923 में। अब कैसा क्राइसिस आगे पड़ता है, जर्मनी रिफ्यूज टू पे
द वॉर रिप्रेजेंटेशंस फ्रांस ऑक्यूपाइड लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूल। अब भाई, अब जर्मनी कंगाल हो चुका था, एक तो कंगाली है, ऊपर से आटा गीला और हो गया। तो क्या हुआ कि भाई साहब, अब जो फ्रांस जो था ना, उसने एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। फ्रांस बड़े चालाक है। फ्रांस ने जर्मनी से को कहा, अगर आप उनको पैसे नहीं दे सकते, मतलब जो वॉर में उनका जो फ्रांस का नुकसान जो हुआ था ना, तो वो जर्मनी से कह रहा है फ्रांस, अगर आप उनको पैसे नहीं दे सकते, आप मुझे अपनी वो कोल में है ना, जो आपकी जो इंडस्ट्रियल एरिया वो मुझे दे दीजिए। इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा, रूल। ये एग्जाम में आता है, 1 नंबर मार्क्स में आता है कि कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया जो था फ्रांस के द्वारा लिया गया था। तो मैं आपको क्वेश्चन जो बताते चल रहा हूँ, तो आप वो लिखते जाइए, कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया जो फ्रांस के द्वारा लिखा गया था वो रूल है। और क्यों लिया गया था, क्योंकि जर्मनी जो था वो फेल हो गया था, रिफ्यूज कर दिया था उसने कि भाई था अब वो क्या नहीं दे सकता, पैसा नहीं दे सकता। ठीक है, भाई उसको कोई धमकी देके नहीं दे रहा, क्योंकि उसने जो नुकसान किया था ना वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, उसके कारण। तो क्या, Germany retaliated with the printing our currency recklessly. The value of the mark collapsed. Price of wood soared. There were there was hyperinflation. अब क्या हुआ जर्मनी ने, अब जैसे उसकी जो इंडस्ट्रियल एरिया जो था रोड, वो फ्रांस ने ले लिया। अब जर्मनी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम बचा नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। तो जर्मनी ने क्या क्या अंधाधुंध पैसा छापना शुरू किया। जर्मनी, वो जो जर्मनी ने भगवान से प्रार्थना की, भोले बाबा दे दे मैंने छापने मशीन। अब भोले बाबा ने तो छापने मशीन तो दे दी, उन्होंने रुपये छापने की मशीन तो दे दी। फिर क्या हुआ, क्या पे इतने रुपए छाप दिए कि हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। मैं आपको समझा, तो हाइपर इन्फ्लेशन वैसे आता कैसे, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चल देखते हैं। ऐसा समझा तो मैं, एक्चुअली हाइपर इन्फ्लेशन होता क्या है, लिखते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे छाप दिए, यानी कि पर आदमी के पास 20,000 रुपये आएगा। ठीक है, अब मार्केट में जो प्रोडक्शन है, वो तो पहले 20,000 रुपये में वो उसको जितना चाहिए वो ले लेगा। तुम एक मिनट में आपको वापस समझाता हूँ क्या क्या। अब जो जर्मनी जो था ना, उसने बहुत सारे पैसे छाप दिए, अंधाधुंध पैसे छापते गया, क्योंकि उसने भोले बाबा ने उसको क्या दे दी, छापने की मशीन दे दी, भाई रुपये छाप दो। तो अब जर्मनी ने इतने रुपए छाप दिए कि बस अब रिपेयर बढ़ते गए, और जो मार्केट में जो वो सामान जो ना प्रोडक्ट वो कम होते चले गया, गुड्स एंड सर्विस कम होते चले गए। अब एक टाइम ऐसा आया कि भाई सब मार्केट में, पूरे मार्केट में एक ही पेन बचा है, जिस मेरे पास ये वो मार्केट पेन है ना। अब सोच ली मैं एक जर्मनी का आदमी, जैसे हूँ नहीं, इंडिया का आदमी। अब मैं जर्मनी का आदमी, मुझे ये वाला पेन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट में गया, मैंने उससे पूछे, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे रहा हूँ, मुझे ये पेन देते हैं। एक और आदमी, उसने भी कहा मैं तो 20,000 रुपये दे रहा हूँ, ये पेन, मुझे ये पेन चाहिए। अब ऐसे ऐसे करते करते हम लाखों में चले गए, 1 लाख दे रहा हूँ, वो कह रहा 2 लाख दे रहा हूँ। तो उसके बाद हाइप में इंफ्लेशन हो गया, मतलब कि उनको जो रिपेयर तो वो जो ऊपर चल रहा है, और जो उनको प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट वो कम होता जा रहा है। तो क्या हुआ कि वैसा, मतलब अगर आपको करेंसी की वैल्यू मेंटेन करनी चाहिए, अगर आपको करनी है, तो आप नोट तो कम छापिए, पर उनका जो प्रोडक्शन है ना वो ज्यादा कीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा आप सर्विस दीजिए, इससे क्या होगा कि वो जो करेंसी की जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब हाइपर इन्फ्लेशन आप समझ गए। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं सभी के डाउट पढ़ रहा हूँ। अब 3-4 टॉपिक हो रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो क्या हुआ, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, जो नोट और जो नोट है ना, वो कागज की प्रतियां, वो तो इससे बढ़ती जाती है, तो जो प्रोडक्शन है ना वो कम होता जाता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हुआ, उनके भाव बढ़ गए, ये सब होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ईयर ऑफ डिप्रेशन। अब पे हाइपर इन्फ्लेशन पहले 1923 में, अब आता है यहाँ का ईयर ऑफ डिप्रेशन। ये है क्या, तो हम जानते हैं, 1924 एंड 1928 सो मैनी स्टेबिलिटी, मतलब कि जर्मनी में कुछ कुछ राहत की सांस लेने को मिली। yet it was built on sand, भाई इतनी भी राहत की सांस लेने को उनको नहीं मिली, क्योंकि वो ऐसी बात थी कि आप मिट्टी पर आप अपना मकान बनाए। आइए वैभव जी, सर एक टॉपिक बार फिर से समझा दो, एक बार फिर से समझा दो, कौन सा टॉपिक भाई, फायदा बताइए कौन सा टॉपिक है, फिर समझा दो वापिस। वैभव जी टॉपिक समझ बताइए ना, मैं कुछ समझाता हूँ टॉपिक वापिस। मैं आपका आंसर का इंतजार कर रहा हूँ वैभव जी।
बताइए वैभव जी आपको कोई डाउट है तो हम अभी इसको सॉल्व करते हैं। जिन लोगों को लग रहा है मैं उनको कमेंट नहीं देख रहा हूँ, वैसे मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। तो वैभव जी कौन सा डाउट है? अच्छा वो हाइपर इन्फ्लेशन। चलिए हाइपर इन्फ्लेशन वैभव जी को वापिस समझाते हैं। चलिए मैं वापिस समझाता हूँ हाइपर इन्फ्लेशन वैभव जी को। एक्चुअली हाइपर इन्फ्लेशन होता है क्या है? यस हाइपर इन्फ्लेशन, यस वैभव जी यस आपको समझाते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन होता है क्या कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा अंधाधुंध पैसा छाप दिया है, क्योंकि भोले बाबा ने उनको छापने की मशीन दे दी। भोले बाबा ने कहा भाई ये पे छाप। तो अब क्या हुआ कि जर्मनी ने, वहां की जो गवर्नमेंट थी ना वेलमी ने, और जो वेलमी रिपब्लिक अंधाधुंध पैसा छाप दिया, इतना पैसा छाप दिया लोगों के पास रखने के लिए जगह नहीं बची। ठीक है, लोगों के पास जो अब जो उसके जो मनी जो है ना, नोट यानी जो उनके नोट है ना, वो तो बढ़ते जा रहे हैं। पर मार्केट में कोई कुछ खरीदने के लिए कुछ खड़ा भी किया ना, तो उनका प्रोडक्शन जो था ना उतना का उतना था। मार्केट कैसे बैलेंस होकर चलता है, यानी कि जितना आप नोट छापो उतना प्रोडक्शन भी होना चाहिए आपके पास। ऐसे ही आप नोट छाप सकते हैं। अब इन्होंने अंधाधुंध नोट छापे। पहले शुरुआत के दिनों में लोगों को मजा आया, भाई साहब हम ये खरीदे रॉल्स रॉयस खरीदे, मर्सिडीज खरीदे। पर प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि अब वो जो सामान जो था ना प्रोडक्शन, वो कम होता जा रहा है। लोग खरीदते जा रहे हैं, प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा, प्रोडक्शन उतना होता है पर नोट बढ़ रहा है। तो इससे क्या हुआ, मैं ये पेन लेने के लिए गया मार्केट में, चलिए इंक की डब्बी ले लेते हैं। मैं इंक की डब्बी में मार्केट में लेने के लिए गया। मैं आपको कह रहा हूँ मुझे इंक की डब्बी 20,000 में चाहिए। आपके लिए इसका दाम 20,000 है, मैं आपको 20,000 देने के लिए तैयार हूँ। तभी एक और बंदा जाता है, वो कहता है मैं आपको इस डब्बी के 50,000 रुपये दूंगा। ठीक है, मैं वापिस कहता हूँ मैं आपको 1 लाख रुपये दूंगा। ऐसे से क्या है कि मार्केट में, भले ही मार्केट में एक ही डब्बी है, ठीक है, उसके प्राइस बढ़ चुके हैं, क्योंकि भाई प्रोडक्शन होते हैं ना, प्रोडक्शन तो होते हैं ना। अगर आपका 100 डब्बियाँ थी तो 99 डब्बी अपने ऐसे ही देगी। अब एक डब्बी बची तो मुझे इसमें फायदा होना चाहिए ना, आपको फायदा होना चाहिए। इसलिए आपने क्या किया, मैं आपके पास आया, मैंने कहा मैं आपको 20,000 रुपये दे रहा हूँ, मुझे ये डब्बी चाहिए। एक और आदमी है, उसने भी कहा मुझे भी ये डब्बी चाहिए, मैं आपको 1 लाख रुपये दे रहा हूँ। इसके भाव बढ़ते गए और जो नोट की जो वैल्यू जो थी ना, वो कम होती चली गई। ठीक है, समझ में आ गया वैभव जी? बताइए वैभव जी, समझ में आ गया या फिर से समझो? हाइपर इन्फ्लेशन बेसिक है क्या कि भाई साहब प्रॉब्लम हो जाती है, नोट छाप देते, प्रोडक्शन होता है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो भी उनकी सर्विस होती है वो होती रहती है। अब लोगों ने सारी सर्विस पहले ही इस्तेमाल कर ली, तो अब क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा। तो प्रोडक्शन तो कम होने के कारण उनके भाव बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ईयर ऑफ डिफरेंसेस समझते हैं। ईयर ऑफ डिफरेंस होते हैं क्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ईयर ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन समझते हैं। हाँ प्रोडक्शन कम है और परचेज ज्यादा है, समझिए क्या होगी, ये बंदा टॉप करेगा। ये वेव पहुंचिए ना, एग्जाम में टॉप करेंगे पता चल गया। भले इनकी शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ पर धन्यवाद वेव जी, धन्यवाद यार। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी जल्दी, फिर हम ईयर ऑफ डिप्रेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे ईयर ऑफ डिप्रेशन था क्या, पहले हमें ईयर ऑफ डिप्रेशन समझना पड़ेगा। मतलब कि भाई साहब ये हुआ था कि आपने पढ़ा होगा, मैंने ऊपर बताया था कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई 1923 में। तो 1924 से 1928 तक यूएसए ने कहा भाई मैं तो हेल्प कर रहा हूँ, छोटे छोटे उनको लोन दे रहे हैं, यूएसए उनको छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करा रहा है। फिर क्या हुआ, ये येट का मतलब होता है हालांकि। कभी भी कोई भी एग्जाम आ जाए उसमें हालांकि होता है, येट का मतलब हालांकि। हालांकि मेरे पास वो लिखने के लिए कुछ है नहीं तो थोड़ा राइटिंग करूँ, पर येट का मतलब होता है हालांकि। क्या हुआ कि 1924 से लेकर 1928 तक क्या हुआ, कुछ कुछ स्टेबिलिटी हुई थी। वैसा कुछ कुछ जर्मनी की हालत सुधरी थी, पर वो ऐसा था कि आप किसी मिट्टी पर आप मकान बना रहे हो, मतलब कि मिट्टी का मकान बना रहे हो, जैसे कोई तेज देर आएगी उड़ जाएगा। अब क्या हुआ, अब जो जर्मनी जो था ना, जर्मनी वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन और शॉर्ट टर्म लोन लार्जली फ्रॉम यूएसए। अब यूएसए जो से लोन मिले थे ना, इस पे डिपेंडेंट था जर्मनी। ठीक है, फिर दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉ विद द क्रेश इन 1929 of the
स्ट्रीट वॉल स्ट्रीट एक्शन। अब क्या हुआ कि जर्मनी अब यूएसए पर प्रॉपरली यूएसए पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जो उसका रोड था वो तो चला गया। अब जर्मनी किस पे डिपेंडेंट है? टोटली किस पे डिपेंड है? यूएसए पे। अब यूएसए में एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे मुझे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था ना वो क्रैश हो गया। क्रैश होने का मतलब क्या था? तो उनके जो प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट करे थे ना वो कम होते चले गए। तो अब जैसे अब वो यूएसए में कोई अगर कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस आएंगे उसका असर हमें कहाँ पे देखने को पड़ेगा? हमें उस चीज का क्राइसिस का असर हमें देखने को पड़ेगा जर्मनी पे, क्योंकि जर्मनी टोटली यूएसए पे डिपेंड है। हाँ, यूएसए पे डिपेंड है कौन? जर्मनी। अब जैसे जर्मनी में यूएसए पे डिपेंड है जर्मनी, अब जैसे यूएसए में कोई भी क्राइसिस आएगा उसका हमें कहाँ पे देखने को पड़ेगा? जर्मनी। भले ही यूएसए और जर्मनी के बीच में 7 समुद्र हो पर असर पूरा देखने को पड़ेगा। ठीक है। जर्मनी वाज इकोनॉमिकल हिट जर्मनी इकोनॉमिकल वाज हिटेड बैडली। अब जैसे यूएसए में स्ट्रीट वॉल एक्शन क्रैश हुआ तो जर्मनी प्रॉपरली हिट हो गया। मतलब इतना बुरी तरीके से इस पर असर पड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इट लीड टू सोशल अनरेस्ट। अब कैसे भी उनका मार्केट क्रैश हुआ, उनकी इकोनॉमिक जो जर्मनी की जो इकोनॉमिकल जो उनकी प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ने लगी। तो लोगों के अंदर क्या था कि अब लोग है ना उतावल होने लगे, और उनके अंदर कोई धैर्य बच नहीं रहा था। लोगों का दिमाग काम नहीं करता, काम कैसे करे क्या? क्योंकि फ्रांस में उनका जो रूट ले ले जहाँ पे उनका इंडस्ट्रियल एरिया था, तो इंडस्ट्रियल एरिया में उनका एम्प्लॉयमेंट भी मिलता था। पर क्या हुआ, जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं रहा, जर्मनी टोटल यूएसए पे डिपेंड है, यूएसए में क्राइसिस है, तो जर्मनी पे असर इसका पड़ा। ठीक है। द मिडिल द मिडिल क्लासेस एंड द वर्किंग पॉपुलेशन वाज फिल्ड फिल्ड विद फियर। फ्लड लेजिस्लेशन। फ्लड लेजिस्लेशन मतलब क्या होता है कि बस आप पहले अपने 80,000 रुपये अपने इकट्ठा करके रखे थे। ठीक है। 80 के 80 के आपने इकट्ठा करके रखे। आपने सोचा था कि मैं इसको कैसे खरीद लूंगा, पर आपको पता चला कि पूरा मार्केट क्रैश हो चुका है। अब आप टोटली अब आप गरीब की तरह होने लगे। तो उससे क्या हुआ कि जर्मनी अब गरीबों की काउंटिंग मारने लग गया। और जो उन्होंने पैसा जो स्टोर करके रखा था ना वो पैसा वो जो उनके पास जो वो पैसा था ना 80,000 40,000 वो खत्म होने लगा है। कि भाई साहब भारतीय हो चुकी थी कि जर्मनी की भले इकोनॉमी और वो संभली हुई थी, पर जैसे यूएसए में स्ट्रीट वॉल स्ट्रीट एक्शन वो क्रैश हुआ तो उससे क्या हुआ, वॉल स्ट्रीट एक्शन जैसे क्रैश हुआ तो उसका असर कहाँ पे देखने पड़ा? जर्मनी। और जर्मनी में क्या असर हुआ कि लोगों का जितना भी उन्होंने पैसा पहले इकट्ठा करके रखा था ना वो खत्म होने लगा। ठीक है। आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम द वेलमी रिपब्लिक हैड इन हैड दैट डिफेक्ट। अब वेलमी रिपब्लिक का भी इसमें काफी ज्यादा तुम्हें डिफेक्ट देखने को मिलता है। तुम्हें वेलमी रिपब्लिक था, हालांकि वो डेमोक्रेटिक था, पर क्या उसमें कोई असर कुछ गलतियां थी जिनको सुधार कर सकता था? बिल्कुल थी। जैसे प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि अगर किसी को मेजोरिटी वोट नहीं मिलते तो क्या इलेक्शन ऑफिस कंडक्ट नहीं होगा। वो दो अगर किसी को मेजोरिटी वोट नहीं मिलते तो वो कोलिजन करने कोलिजन गवर्नमेंट क्या है? जैसे हमारे पास 3 पार्टी ए बी, जब वो कोलिजन गवर्नमेंट समझा रहा हूँ, और सी। ठीक है। इसके बाद से 7 वोट, इसके बाद 1 वोट, इसके बाद से 3 वोट। ठीक है। अब इसमें मेजोरिटी मान लीजिए 8 वोट की इसमें मेजोरिटी है। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इससे ये कोलिजन करेगा, यानी इसका ये और ये और बी हो जाएगा। ए और बी मिलकर एक नई पार्टी बनाएंगे और ये मेजोरिटी मानेंगे। तो हर साल इलेक्शन होते थे तो उससे क्या इनस्टेबिलिटी बढ़ती थी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। समझ गए? कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपकी डाउट पढ़ रहा हूँ। आर्टिकल 48 which give the president the power to impose emergency, suspend will right and the rule by decree। डिक्री का मतलब था ऑर्डर। आर्टिकल ये होता है कि भाई साहब कुछ एक ऐसे नियम जो अधिकार दिखाते हैं, जो अधिकार को शो करते हैं, उन्हें कहते हैं आर्टिकल। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर आर्टिकल 21 में के राइट टू लिव, मतलब कि आपको जो भी अपनी बेसिक फैसिलिटी है वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। अब वहां पे आर्टिकल 48 में क्या था? आर्टिकल 48 में क्या था? प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर थी, कोई इमरजेंसी लागू कर सकता है, सिविलों को सस्पेंड कर सकता है। ये आर्टिकल 48 में से पावर दे रखी थी।
ओके, फिर हमारे पास आता है हिटलर राइज। अब भाई साहब ये सब प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन जो लेके आता वो हिटलर लेके आता। भले हिटलर ने कुछ खास किया नहीं हो, पर एक क्या है ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो लेके आता है। ठीक है, हिटलर वाज बोर्न इन ऑस्ट्रिया। हिटलर कहाँ पे, उसका जन्म कहाँ पे, ऑस्ट्रिया इन 1898 मैंने 1892 में उसका है, उसका जन्म हुआ ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया देखिए मैप में देखिए यहाँ पे है, और जर्मनी यहाँ पे है। तो पहले ऑस्ट्रिया जर्मनी का हिस्सा था, ठीक है, फिर अलग हो गए थे। तो क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ और जर्मनी भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था आर्मी में। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसका जन्म वहाँ पे हुआ था। He earned many medals for bravery in World War First। अब से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में काफी सारे मेडल मिले हैं उसको, काफी सारे वो जो मेडल मिले, काफी से उसको ब्रेवरी अवार्ड मिले। पर हिटलर इन सबसे संतुष्ट नहीं था। जर्मन डिफीटेड हॉरिफाइड हिम। अब जो जर्मन जो हारे थे ना, वो जो जर्मनी जो हारा था ना, उसके लिए काफी भयानक था, काफी दर्द में था। तो ट्रीटी ऑफ पार्स में फ्लोरेस, फ्लोरेस मतलब क्या था, क्रोधी। ट्रीटी ऑफ पार्स जो था ना, उसे और ज्यादा उकसाया, हिटलर को और ज्यादा उकसाया। फिर उन्होंने ट्रीटी ऑफ पार्स साइन किया था, क्या कैसे। फिर ही ज्वाइन द जर्मन वर्कर पार्टी एंड रीनेम द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। अब इसने जर्मन वर्कर पार्टी ज्वाइन की, और क्या क्या, अब और पार्टी का नेम चेंज कर दिया। अब उसका नाम क्या रखा, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। ठीक है, और क्या हुआ, और उसका उसको हम आज तक उस नाम से जानते हैं, किस नाम से, नाजी। नाजी पार्टी के नाम से उन्हें जानते हैं जर्मनी को, और जर्मनी में जो पार्टी बनी थी उसको नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। हिटलर का जन्म हुआ था 1898 में। मैं कोई जवाब देता हूँ, हिटलर का जन्म हुआ था 1898 में। कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में। तो आर्मी सर्विस कहाँ पे दे रहा था, जर्मनी में। फिर क्या हुआ, जर्मनी की जो हार हुई थी ना, उससे हिटलर काफी ज्यादा बौखला गया, काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। तो फिर इसने क्या किया, एक पार्टी को ज्वाइन किया जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब आपको पता चला वो नाम से ये वर्कर्स की काम करती है। और उसके बाद में इसने नाम क्या चेंज कर दिया, नेशनलिस्ट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, ये इसका नाम रख दिया। एंड दिस लेटर कम टू बी नो एज पार्टी। अब नाजी पार्टी, अब किसी का डाउट है वह क्या, वो कि नाजी होता क्या है। तो नाजी का मतलब हुआ है कि वे लोग जो हिटलर के कहीं ना कहीं आइडिया से प्रभावित थे, लेकिन हिटलर का जो आइडिया था उससे प्रभावित थे, उन लोगों को हम कहते हैं नाजी। ये एक आइडिया में रहता है कि नाजीज्म एक वर्ड आएगा जो आपकी चैप्टर हेडिंग, मतलब कि हिटलर के आइडियाज, जैसे है ना सोशलिज्म, इसी तरह को नाजलिज्म और नाजिज्म है, ये आ गया। नाजिज्म बिकम द मास मूवमेंट ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। अब जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, यानी कि 1920 में एक मास मूवमेंट बन गया था, मतलब लोग इसमें बहुत ज्यादा उछल कूद करके आ रहे थे, भाग ले रहे थे। फिर क्या हुआ, द नाजी प्रोपेगेंडा स्टेल होप ऑफ बेटर फ्यूचर। अब जो ये नाजी ने जो ऐसा प्रचार किया कि लोगों को लगा भाई साहब ये हमारा भविष्य है। ठीक है, फिर क्या, हिटलर वाज अ पावरफुल एंड इफेक्टिव स्पीकर। अब हिटलर की क्वालिटी थी, भले ही आदमी कैसे हो, आदमी के अंदर ये क्वालिटी थी, बढ़िया बोल लेता था। अब आज भी अब देखिए कई लोग है ना, बाइक पे देखे बोल नहीं सकते। हाँ भाई, भगवान ने जुबान सबको दी होती है, पर माइक पे जाता है ऐसे से कांपता है। तो ये बात है। तो क्या हुआ कि हिटलर ऐसा स्पीकर था कि लोगों को मोहित कर देता था, यानी कि उसकी वाणी ऐसी थी, वैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, ऐसे जाल बोल रहा था कि लोग उसमें फंस जाते थे। एंड ही प्रोमिस टू स्ट्रॉन्ग नेशन वेयर ऑल टू गेट ऑल ऑल गुड गेट एम्प्लॉयमेंट। अब हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने लोगों की जो वो नशा होते हैं ना, उनको पकड़ा, इनकी प्रॉब्लम क्या है। एक तो पता चली कि ये लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, तो एक काम करो, इनको तो हम जर्मनी को स्ट्रॉन्ग नेशन बना देंगे, एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट दिला देंगे। फिर बहुत से जो वो जो नशे पकड़ी कि तुम्हारी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक कर लेंगे, तुम्हें वो जो डिग्निटी है, तुम्हारा मान सम्मान है, हमको वापस दिला देंगे। तो काफी ज्यादा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता था। ठीक है, his political include the significant ritual and the spectacle mobilization. Nazi propaganda skillfully project Hitler as a machine of terror। अब भाई साहब हिटलर ने ऐसे कुछ ऐसे तरीके अपनाए थे
जो लोगों को लगता था भाई अब तो नाजी हमारा क्या है, मसीहा है, ये समझते थे लोग हिटलर को। ठीक है, आगे चलते हैं। सेवियर यानी मसीहा। ठीक है, अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप लिख दीजिए, मैं आप सभी के डाउट पढ़ रहा हूँ। फिर Hitler achieved the highest position in the cabinet of minister on 13 January 1920 1933। अब क्या हुआ, हिटलर को ना हाईएस्ट पोजीशन मिल गई। कौन सी? वो चार्ल्स क्लर की, यानी कि का प्राइम मिनिस्टर। वो उसको पोजीशन वो उसे कब मिली? ये क्वेश्चन आएगा कि चार्ल्स क्लर उसको पोजीशन कब मिली? 13 जनवरी 1933 को उसको पोजीशन मिली थी, हाईएस्ट पोजीशन, वो पोजीशन जर्मनी की, वो जर्मन कैबिनेट की। फिर हिटलर नाउ सेट एज डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। अब हिटलर क्या चाहता था कि बच्चा अभी डेमोक्रेट कुछ नहीं, अब जो भी है हिटलर भाई साहब है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आप सभी के डाउट पढ़ रहा हूँ। हिटलर ने ऐसा जताया कि भाई साहब डेमोक्रेटिक में धुआं है, डेमोक्रेटिक कुछ नहीं रहेगा, अब से मैं ही हूँ। तो फिर क्या क्या, द फायर डिक्री। अब वैसा अब सहयोग कहिए आप या कुछ भी कहिए, जर्मनी में क्या हुआ कि हिटलर जैसी रूल में आया तो 3 फरवरी के टाइम क्या हुआ, 3 या 4 फरवरी के टाइम समय क्या हुआ भाई साहब, हिटलर का जो कैबिनेट तो था ना, तो वो डेमोक्रेटिक वो जो पार्लियामेंट थी ना, उसमें आग लग गई। हिटलर ने इसी चीज का फायदा उठाया और एक फायर डिक्री, यानी कि एक रॉयल ऑर्डर निकलाया, जिसे क्या द द 28 फरवरी 1933 सस्पेंडेड सिविल राइट लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और असेंबली। हिटलर ने इसी चीज का फायदा उठाया, जो आग लगी थी संसद भवन में, इसका फायदा उठा के उसने क्या सारे जो सिविल राइट होता है उसको सस्पेंड कर दिया, उनको खत्म कर दिया। जैसे आप बोल नहीं सकते हो, आप लिख नहीं सकते हो, और क्या स्टेबिलिटी, सॉरी असेंबली, आप कहीं पे इकट्ठा भी नहीं हो सकते। ऐसे उसने सिविल राइट, मतलब उसने जो भी सिविल राइट है ना उसको सस्पेंड कर दिया, खत्म कर दिया। ये होता है मौके पे चौका मारना, समझ गए? ठीक है, कम्युनिस्ट पर हेडेड right back of to establish a concentration camp, or all political parties were banned। and ये लाइन समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कम्युनिस्ट वर हेड हेराइड बैक ऑफ टू न्यू एस्टेब्लिश कंसंट्रेशन कैंप। अब जो भी हो, जो इनके जो जो लोगों को तोड़ता था, जो उन्होंने सस्पेंड कर रखे थे, जो सिविल राइट उनके जो खिलाफ जाता था ना, उसको कंसंट्रेशन कैंप नाम है। कंसंट्रेशन कैंप है, बाकी वहाँ पे जबरदस्त धुलाई होती थी। ठीक है, कंसंट्रेशन कैंपों से नाम है, बाकी वहाँ पे बहुत ज्यादा उनकी धुलाई होती थी, जो हिटलर के खिलाफ आवाज उठाता था। और सारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज को उसने बैन कर दिया। A special surveillance and the security force were created to control the people and the rule of impunity। मतलब क्या क्या, अब हिटलर ने क्या क्या, जो भी वो पॉलिटिकल पार्टी है उन सबसे वो नजर बनाए रखा है। वो खुद नहीं, वो खुद वो नजर नहीं रखता है, उसने ऐसी टीम बनाई जो कि पॉलिटिकल पार्टी पे कोई ध्यान रखे कि कोई उनके खिलाफ तो नहीं जा रहा है, उनके खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। अगर जो भी ऐसी कोई एक्टिविटी करता हुआ पाया गया तो उसे कंसिडरेशन कैफ में उसको भेज दिया जाता था, और वहां पर उसे पेल दिया जाता था। समझ गए? उनको पहले कंसिडरेशन, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी उनको पता चलती है तो उनको भेजेंगे कंसिडरेशन कैफ, और कंसिडरेशन कैफ में उनको पहलेंगे। ठीक है, अब भाई साहब अब ऐसा थोड़ी है कि आप कोई डिक्टेटर बन गए और आप वो लड़ाई में उतर जाओगे। आपको जनरेट करनी पड़ेगी इकोनॉमी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमी आप कैसे जनरेट करोगे? तो हिटलर का दिमाग चला भैया, अपने देश की करेंसी इतनी वीक हो चुकी है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने भी सोचा होगा कि मंत्रियों को जेल में भेज के क्या पड़ेगा, क्या फायदा मिलेगा। एक काम तो थोड़ी देश की इकोनॉमी सुधारो, फिर पता चल जाएगा, जिससे थोड़ी जनता भी खुश हो जाएगी। इकोनॉमिस्ट हाइमर संचेत was given the responsibility of economy recovery। अब क्या, एक इकोनॉमिस्ट था हाइमर सेंसेट नाम का, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, इसको जिम्मेदारी दी कि भाई साहब जो भी जर्मनी की जो इकोनॉमी है उसको आप बढ़िया कीजिए, उनकी करेंसी की वैल्यू को बढ़िया कीजिए ताकि हम आगे काम आए। ही एम एट फूड प्रोडक्शन। अब आप इस लाइन पे ध्यान दीजिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ही एम एट फूड प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू द स्टेट फंड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। अब ये है
ये जो संचेत दस है ना, इसने आइडिया दिया कि बस हमारे ऐसा एम रखो कि बस हमें प्रोडक्शन तो खूब करना है, तो ये प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। अब भले प्रोडक्शन बिके या नहीं बिके, उसको गवर्नमेंट खरीदेगी और गवर्नमेंट इसको बाहर देश में एक्सपोर्ट करेगी। तो इस आइडिया पे हिटलर ने काम किया। उसने कहा आप खूब प्रोडक्शन कीजिए, आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे। वही इसी तरह की ये तरीका काम भी करता है। तो हिटलर ने क्या किया, क्या कि आप खूब प्रोडक्शन कीजिए, फुल प्रोडक्शन पे ध्यान दीजिए और फुल एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, ठीक है। अब जो सामान नहीं बिक रहा है उसको हिटलर एक्सपोर्ट कर देगा, ठीक है। अभी तरीका काम भी करता है। हिटलर पुल द लीग ऑफ नेशन इन 1933। अब ये जो यूएनओ जो था ना, यूएनओ का एक छोटा वर्जन था, जिसे यूएनओ यूएनओ होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। वो यूएनओ जो यूएनओ जो जो यूएन जो था ना, उसने उसको खुद को विड्रॉ कर दिया, यानी खुद को बाहर निकाल दिया। और जैसे यूएन का पहले नाम था लीग ऑफ नेशन, उसको खुद से बाहर निकाला 1933 में। री ऑक्यूपाई ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड यहाँ पे जगह पड़ती है, यहाँ पे जगह पड़ती है ग्रीनलैंड, यहाँ पे जगह पड़ती है। ये काफी ज्यादा क्या फर्टाइल एरिया है, मतलब फर्टाइल तो ठीक है, यहाँ पे रिसोर्स बहुत ज्यादा मिल जाता है। हिटलर ने पहले ध्यान दिया रिसोर्स पे ध्यान दो, इसलिए ग्रीनलैंड पर कब्जा किया। कब? ये 1933 में, क्या वो 1936 में वो इंटीग्रेट ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया जो था ना, इस पर भी वापस अटैक कर दिया। हिटलर ने पहले ग्रीनलैंड से बहुत ज्यादा इसने वो रिसर्च किया, तो अभी आगे कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे अटैक किया इन 1938 अंडर द स्लोगन। और उसने एक स्लोगन दिया, यानी कि उसने एक वो नारा दिया, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। क्योंकि अब देखो कि जर्मन और ऑस्ट्रियन के ज्यादा तो आपको सिमिलरिटी देखने को मिल जाएगी। तो उसने क्या था कि बस आपका राजा भी एक ही है, लोग एक जैसे हैं, तो आपकी एम्पायर भी एक होगा और लीडर भी एक होगा, ठीक है। हिटलर इग्नोर द सनसेट एडवाइस, इफ नॉट इन्वेस्ट इन द ह्यूजली रीआर्मेंट। अब हिटलर ने क्या किया, अब वो संचेत ने उसको एडवाइस दी कि भाई साहब हथियारों में इन्वेस्ट मत कीजिए, पहले देश की इकोनॉमी संभालिए। हिटलर ने कहा क्या, कौन है तुम? हिटलर ने से कहा और संचेत को इग्नोर कर दिया। अब संचेत वो स्वाभिमानी आदमी और छोड़ के चले गए। फिर क्या हुआ, ही टुक अटैक ही then took Sudanland from, तो आज हो क्या, अब इसने क्या सुडरलैंड पे अटैक कर दिया। तो उसने पहले अटैक किया नीदरलैंड पे, नहीं उससे पहले खुद को वो यूएन से बाहर निकाल लिए, वो लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाला। उसने 33 पे आते ही ये सबसे पहले काम ये था, और 36 में उसने नीदरलैंड पे कब्जा कर लिया और एक स्लोगन दिया, ऑस्ट्रियन एम्पायर को कब्जा कर लिया। 38 में एक एक स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन वोट। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन में जरूर आएगा, 100% आएगा। हिटलर हैड टू, उसने वो स्विट्जरलैंड पर कब्जा कर लिया। Hitler had to unspoken support of England. Hitler did not step higher. अब हिटलर से क्या था, कोई लगाम लगाने वाला नहीं था। एंड ही चूज वार एज अ वे आउट ऑफ इकोनॉमिकल क्राइसिस। तो हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने सोचा वार करेंगे, जो भी हो जाए इकोनॉमिकल क्राइसिस से बाहर निकले के हम क्या करेंगे, वॉर। हिटलर ने ये तरीका अपने वॉर की। फिर क्या हुआ, ही चूज वॉर एज वे आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर तो इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आना तो उसने वॉर स्टार्ट की। रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। वो ये मानता था कि भाई साहब हमारे पास जितनी टेरिटरी होगी उतना हमारे पास क्या होगा, रिसोर्स होगा। इस सितंबर 1940 जर्मनी रिवेडेड पोलैंड, सॉरी इन्वेडेड पोलैंड। अब क्या क्या, अब जर्मनी ने, मैं आपको मैप में दिखा था, थोड़ा बहुत आप मैप में ध्यान दीजिए। पहले आप जर्मनी को समझिए, ये हो गया जर्मनी, ये इतना लेके ये आया है, ये वाला इतना पूरा जर्मनी हो गया। क्योंकि उसने ऑस्ट्रिया पे अटैक कर लिया, ये पूरा ये क्या हो गया, ये जर्मनी हो गया। अब ये पूरे ने मिलकर यहाँ पे पोलैंड पर अटैक किया। ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, हिटलर की जिंदगी की। क्यों, आगे देखते हैं। दिस स्टार्टेड वॉर इन द फ्रांस, दिस स्टार्टेड वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। अब इधर मैं आपको फिर से मैप पे समझाता हूँ, आप मैप पे देखिए। अब ये जो है, ये जो पूरा जो है ना, ये तो जर्मनी। अब ये तो पोलैंड पे अटैक कर लिया है।
अभी फ्रांस जो ब्रिटेन वाला ना, क्या इंग्लैंड कहाँ पे बैठा अपना? इंग्लैंड मिल नहीं रहा है गंभिया का। चलो कहते होगा तो मिल जाएगा कभी कभी। जाएगा कहाँ पे? ठीक है, नेट याद पड़ेगा। तो फ्रांस और इंग्लैंड, अब फ्रांस और इंग्लैंड कहाँ पे रुकने वाले थे? उन्होंने भी अटैक किया, यानी कि उन्होंने भी अब वॉर स्टार्ट कर दी। फ्रांस और इंग्लैंड अब दोनों ने वॉर स्टार्ट की। और भाई साहब हिटलर अब वो दोनों फ्रंट पे लड़ रहा है, एक तो पोलैंड की तरफ लड़ रहा है और एक कहाँ पे लड़ रहा है? फ्रांस की तरफ और इंग्लैंड की तरफ। अभी दोनों मोर्चों पे अपनी लड़ाई खोल चुका है। इस चीज में जबरदस्त मैसेज मिलता है कि बस आप कभी भी लड़ाई करो ना तो दो फ्रंट वाले को भी मत करना, एक फ्रंट पर लड़ाई करना। दोनों फ्रंट में मारे जाओगे, दो नाव पे तैरना यानी आत्महत्या करने के बराबर है। ठीक है, यूएसए डिस्चार्ज इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। अब यूएसए क्या नहीं चाहता था तो वॉर में इन्वॉल्व हो, क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि उसको पता है कि वर्ल्ड वॉर में उसकी क्या हालत हुई थी, मतलब हालत उसकी डिक्टेट के थोड़ा सा पता था, क्यों फालतू में क्यों हम लड़ाई करें। तो बट व्हेन जापान एक्सपेंड इट सपोर्ट टू हिटलर bombarded पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर। अब क्या, अब जापान जोश में, हम हिटलर भाई के साथ हैं। अब जापान ने कूदते कूदते क्या किया, अमेरिका पे हमला कर दिया, उसके वो पर्ल हार्बर नाम के वो पोर्ट पे हमला कर दिया। अब यूएसए कहाँ पे रुकने वाला था? अब यूएसए ने क्या किया, अब यूएसए वॉर में उतर चुका है। एंड द वॉर एंडेड इन 1945 एंड द हिटलर डिफीट एज अस defeat and the us bombing of हिरोशिमा और नागासाकी इन जापान। अब हिटलर ने वॉर तो खत्म कर दी, पर हिटलर ने कहा मजा नहीं आया। क्या वो अमेरिकन वॉर तो खत्म कर दी पर अमेरिका का मजा नहीं आया, तो अमेरिका ने क्या किया, हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या किया, अटैक कर दिया। बस अब वर्ल्ड वॉर टू इतना खतरनाक था कि वर्ल्ड वॉर थर्ड आप सोच भी नहीं सकते कैसा होगा, कि वर्ल्ड वॉर थर्ड में को सोचने का समय नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की बात है। जापान, इटली और जर्मनी ये तो तब सेंट्रल में। फिर अब जापान, अब हिटलर भाई के साथ साथ वो जोश में आ गया। अब जापान ने क्या किया, अटैक कर दिया पर्ल हार्बर पे। ठीक है, अब यूएसए ने वापस अटैक किया किस पे, हिरोशिमा और नागासाकी पर। ये हुआ था और वर्ल्ड वॉर कुछ ने खत्म किया। पर इसमें हिटलर की डेथ कैसे हुई थी, हिटलर कैसे मरा था? हिटलर उसके जो वो साथी थे ना, उनको पता चल गया अब हम लड़ाई हारने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, बंकरों में छुप गए, आत्महत्या कर दी। ठीक है, सर किस पे अटैक अटैक किया? जब वो ऐसी बात है कि भाई साहब पहले जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर पोर्ट पे अटैक किया, फिर जापान ने पर्ल हार्बर पोर्ट पे अटैक किया, फिर यूएसए ने किस पे अटैक किया, जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। क्योंकि वो भी अपनी पावर दस्तान में चाहता था, एटॉमिक पावर। तो इससे लड़ाई स्टार्ट हो गई, बहुत आगे चली गई और इसमें हिटलर बुरी तरीके से हार चुका था और अब नाजीपुर डर चुके थे। ठीक है, इसलिए हिटलर ने बाद में सुसाइड कर लिया था और कोई विद फैमिली। अब यहाँ पे एक टॉपिक था नाजी वर्ल्ड वाइड। अब नाजी की क्या आइडियोलॉजी थी वो हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द नाजी आइडियोलॉजी देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन द पीपल बट रेशियल हाइड was on but only रेशियल हैज हेरिडिटी। मतलब जापान के बाद किस पे है? एक्चुअली बात ये है कि लोगों की कि आप कमेंट डिलीट मत कीजिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जापान पे अटैक किया किसने? जर्मनी ने, क्या यूएसए ने जापान पे ऑफिस अटैक किया। क्यों? क्योंकि जो जापान में था ना, पहले पर्ल हार्बर पोर्ट पे अटैक करता यूएसए के, फिर यूएसए ऑफिस रिटेलिएट करता, मतलब उसको वो भी कहता ईट के जवाब 50 चलेंगे, तो यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम डाल दिए। ये बात है, तो क्यों हमने लाइन पढ़ी थी ना। हाँ, अब नाजी की आइडियोलॉजी ऐसी थी कि बस अब सब लोग बराबर नहीं है, सब लोग बराबर नहीं है, एक रेशियल हेरिडिटी बना दिया, मतलब एक एक नस्ल के लोग ही रहना चाहिए जर्मनी में, ऐसा उसने बना दिया कि सबसे हाई, सब ऊपर रहेंगे वो नाजी और सबसे नीचे रहेंगे ज्यूज। The Nazi quick began to implement their dream to creating an exclusive racial community of pure German by a physical eliminating all
all those who were considered undesirable. अब जो हिटलर की ऐसा मानना था कि वैसे आप क्या करेगा, एक प्रकार के लोग रहेंगे जर्मनी में, तो उसने क्या किया कि लोगों को फिजिकल फीचर्स, अगर कोई लंगड़ा लुल्ला गूंगा बहरा जो उस सबको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया, कंसंट्रेशन कैंप में भेजने को क्या क्या किया, चैप्टर क्लोज कर दिया, चेस्ट में भेज दिया। तो अच्छा, भेजने के बाद वो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता था, लोगों को लगता नहीं था वो क्राइम कर रहे हैं, उन्होंने क्राइम किया, जैसे स्पेशल ट्रीटमेंट, ह्यूमलेसिया, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे। सब ठीक, रैपिड रिवीजन लेके आना इसका, ठीक है भाई बाबू जी, हम जल्दी हम इसका रैपिड रिवीजन लेके आएंगे, हम दिवाली के टाइम पे लाएंगे ना, मजे करना तुम भी। जितने भी अनडिजायरेबल लोग थे उन पे हिटलर ने अटैक किया, ठीक है, मैसेज आ गया, कहना पड़ेगा। तो जितने भी अनडिजायरेबल लोग थे उन पे किसने अटैक किया, हिटलर ने चाहता था कि मेरे देश में अनडिजायरेबल लोग थे, यानी कि जूस हो गए, जो लंगड़े लुल्ले बेरे होंगे जो भी है, उनको हिटलर ने कहा भेजा कंसेंट्रेशन कैंप में, और जब कंसेंट्रेशन कैंप में भेजा गया उनको पेल दिया गया, उनको गैस चैम्बर में डाल के चैप्टर क्लोज कर दिया गया, ठीक है। दे वांट अ दे वांट अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी न्यूरोटिक आर्यन, मतलब कि उनको क्या चाहिए, एक प्योर और हेल्दी, मतलब कि प्योर लोगों की वो नस्ल चाहिए, ऐसा हिटलर का मानना था। यानी कि जर्मनी में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो लोग प्योर है आर्यन, मतलब प्योर आर्यन मतलब वहाँ के नेटिव लोग हैं, वही रह सकते हैं, वो भी नाजी लोग। जैसे नाजी लोगों में एक खासियत होती है कि वो काफी ज्यादा क्या होता है, हैंडसम होता है, हाइट में लंबे होते हैं, थोड़ा शरीर से ऐसे हट्टे कट्टे होते हैं, उनके बॉल्ड हेयर होते हैं, यानी कि वो जो सफेद घुंघराले वाले बाल होते हैं। फिर क्या होता है, उनकी आंखें ब्लू होती है। ये नाजी चाहता था, हिटलर चाहता था। तो हिटलर ने कहा कि ऐसे लोग रहेंगे जिनके अंदर ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं, बाकी लोगों को खत्म कर दिया जाए। Jewish gypsies, a black, Russian, Poles, even certain abnormal were considered undesirable. यानी कि उन जो लोग ज्यूस है, जिप्सिस है, ब्लैक है, रशियन है, पॉल्स है, उन लोगों की क्या है, अनडिजायरेबल तो कंसिडर कर दिए, मतलब अनडिजायरेबल मतलब ये सोसाइटी में रहने के लायक नहीं है, ऐसा हिटलर का मानना था। तो हिटलर की क्या आइडियोलॉजी, एक रेशियल है हायरार्की रहनी चाहिए, यानी कि सब लोग फिजिकल फीचर के द्वारा उनके देखे जाने चाहिए, उन फिजिकल फीचर से उनको पहचाना जाना चाहिए। जैसे किसी का ब्लू अप है तो वो नॉर्डिक आर्यन हो गया, और सब लोग इक्वल नहीं है। फिर क्या, वो एक ऐसी सोसाइटी चाहता था जिसमें सिर्फ वो नॉर्डिक आर्यन है, अनडिजेबल लोग, यानी जो वो लंगड़े लूले हैं, जो किसी बीमारी से पीड़ित है, वो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो ठीक है, हिटलर ने ऐसा किया। अब हिटलर की आइडियोलॉजी जो थी ना, उसके और विचार कर, हिटलर एक्सपेक्ट ऑफ द Hitler's ideology related to the geographical concept of liberation and the living place Jews were the suffer in Nazi Germany. First suffer in the Nazi in Germany. Suffering in Nazi Germany. अब क्या था, हिटलर का एक मानना था कि जो ये वर्ड है यहाँ पे लेब्रिज्म, लेब्रिज्म का मतलब ये होता है कि भाई साहब, अब जो उनका लिविंग एरिया ना, यानी कि पहले मेरे को मैप से समझा तो बड़ी तरीके से समझ आएगा। ये पहले जर्मनी ये था, हिटलर ने सोचा थोड़ा लिविंग एरिया बढ़ाते हैं, तो उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया को अपने कब्जे कर लिया। अब थर्ड देने के लिए फ्रांस और इंग्लैंड पर भी अपने कब्जा कर लिया, तो इसने पूरा पूरा कब्जा करके रखा था, ठीक है। ठीक है, क्या कि हिटलर का एक मानना था कि लबी से मतलब कि बहुत ज्यादा रहने के लिए उनके लिए जगह होनी चाहिए, यानी कि जितनी ज्यादा जगह उतने ज्यादा उनके लिए रिसोर्स, उतने ज्यादा लोग रह सकेंगे उनके, ठीक है, उतनी बड़ी उनकी सोसाइटी बन सकती है। Hitler believed in the procedure scientific theory of race which related to conversion has no solution to the Jewish problem. हिटलर का ऐसा मानना था ये Jewish ऐसे प्रॉब्लम है, इनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। If had to be it had to be solved through that total elimination, मतलब आतंक को तभी खत्म किया जा सकता है तब इनको पूरे तरीके से खत्म भी कर दिया जाए। फिर क्या हुआ, फ्रॉम 19, अब ये देखिए, फ्रॉम 1933 एंड द नाजी टेरराइज Hirschreich and segregated the Jews, compelling them to leave the country. The next phase, 1939 to 1945,
am to be considering them in a certain area and the killing them in the gas chamber. लाइन बहुत ज्यादा गहरी इंपॉर्टेंट है। हिटलर ने कहा वैसा एक मौका सबको बख्शने के लिए मिला थी, इसलिए उसने 1953 से 1938 उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा जो भी ज्यूस यहाँ से जा सकता है, जो लोग नहीं गए उनको पहला गया कब 1939 से लेकर 1945 के बीच में। कैसे? अब मान लीजिए ये इतना बड़ा जर्मनी है, ठीक है। अब जर्मनी में इतने से एरिया में सारे ज्यूस है, जो भी इनडिजाइरेबल लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे इनको क्या करें, गैस चैम्बर में डालें, गैस चैम्बर में उनको डाल के उनकी हत्या कर दें, ठीक है। उनको ऐसे से नाम दे रहे हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। यानी कि कंसिडरिंग जर्मनी में सर्टेन एरिया, मतलब इतना बड़ा जर्मनी है। अब जर्मनी में इतने से एरिया में ज्यूस रह रहे हैं, अनडिजायरेबल लोग रह रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया? ठीक है, इसको पीछे लेके जाना, ठीक है। और उसने पोलैंड में एक गैस चैम्बर बनाया। अगर जर्मनी में मारेगा तो लोगों को पता चलेगा, इसलिए इसने पोलैंड में क्या किया, एक गैस चैम्बर बनाया, गैस चैम्बर। उसमें क्या किया, लोगों को इसमें डालने लगा, उनको मारने लगा। कब? 1939 से लेकर 1945 के बीच में, ठीक है। अब दो चार टॉपिक, अब दो तीन टॉपिक ज्यादा ज्यादा, इससे बड़ा कुछ है नहीं। जेनोसाइड, मतलब जेनोसाइड होता है नरसंहार। जेनोसाइड एंड द वार बिकम टू साइड ऑफ them point occupying Poland was divided. Poles were forced to leave their home and the properties behind to occupy by the ethnic German brought end up occupying यूरोप। अब जर्मनी ने क्या किया कि वो बड़ी मात्रा में नरसंहार करने लगा। यानी कि सिक्का ऐसे फेंको, सिक्का फेंकोगे, सिक्के के दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है हेड और टेल। तो जर्मनी ने ऐसे सिक्का फेंका, एक तो लोगों को मार रहा है, या तो लोग वो लड़े में मरे या गैस चैम्बर में जाकर मरे, तो मरेंगे दोनों जगह। या तो वॉर में मरेंगे लोग, कोई पोलैंड के लोग या तो वॉर में मरेंगे या गैस चैम्बर में मरेंगे, पर उनको मरना दोनों तरफ से। तो हिटलर ने एक तीसरा ऑप्शन दिया, अपनी जमीन यहाँ पे छोड़ो, भाग जाओ यहाँ से। तो लोग डर के मन वहां से निकल गए। फिर क्या हुआ? तो ज्यादा टॉपिक बचा नहीं है, तो चलिए। Hitler felt that a strong Nazi society could be established by the teaching Nazi ideology to kill him. अब तो हिटलर का ऐसा मानना था कि बादशाह अगर अपनी सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करना है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी वो जो नाजी चल रहे हैं ना, उनको पहले उनको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? उनको ऐसे आइडियोलॉजी देने पड़ेंगे, उनको ऐसे आइडिया देने पड़ेंगे जिससे वो हिटलर को एक सेवियर के रूप में माने, मसीहा के रूप में मानेंगे। तो इसने क्या किया, ऑल वर गिवन जर्मन टीचर। अब जितने भी स्टूडेंट जो थे ना, वहाँ पे उन्होंने जर्मन टीचर दे दिए। चिल्ड्रन वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल। और बच्चों को भी उसने दो ग्रुप में बांट दिया, एक को डिजायरेबल, एक अनडिजायरेबल। टेक्स्ट बुक फॉर रीराइटिंग फंक्शन ऑफ स्पोर्ट इन स्कूल एंड द नेचर ऑफ स्पीक वायलेंस इन एग्रेशन। 10 year old, चलिए छोटे से फॉलो करेंगे। चलिए अब क्या हिटलर की आइडियोलॉजी क्या थी बच्चों के प्रति, कि भाषा बच्चों के अंदर एक ऐसा बीज बोल दिया उसने कि अब बच्चों को अग्रेसिव बना दिया। पहले बात उनको अग्रेसिव बना दिया, उनकी टेक्स्ट बुक रीराइट करा दी। ऐसा बताया गया पैसा हिटलर तो बहुत बढ़िया आदमी है। फिर क्या हुआ, फिर अब स्कूल में टीचर कौन है, सिर्फ जर्मनी लोगों। अब स्टूडेंट के लिए सेग्रेगेशन करा दी, मतलब सप्रेशन करा दिया। डिजायरेबल और अनडिजायरेबल दोनों अलग अलग है, ठीक है। और एक मैन का कैरेक्टर ऐसा बना दिया वो अग्रेसिव है, उसकी अग्रेसिव के अलावा कुछ और आते नहीं, वॉयलेंस ऐसा बना दिया। 10 year old had to enter in चंगवॉक। अब हिटलर ने अपनी आर्मी बनाई बच्चों की, इसमें जो वो 10 साल या उससे ज्यादा के जो वो बच्चे ना, वो कहाँ पे काम करेंगे, चंगवॉल में। एट 14, अब 14 साल होने के बाद वो हिटलर में काम करेंगे एंड दे वर ज्वाइन लेबर सर्विस 18। 18 साल तो उन्हें परमानेंट आर्मी में भेज दिया जाएगा। यानी क्या, 14 साल में तो तब तो उनको भेजा जाएगा चंगवॉक में, 18 साल वो 14 साल के उनको भेजा जाएगा हिटलर युद्ध में। फिर उनको ज्वाइन कराया जाएगा क्या, आर्मी फोर्सफुली, नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। अब वो हिटलर की क्या धारणा थी वो मदरहुड के बारे में, इन बात के बारे में कि जो भी उनको वापस फीमेल रहते तो उनका क्या, फीमेल वर्ल्ड टू बी गुड मदर एंड द डियर
reared pure blood Aryan children. They were encouraged to produce many children and many children. And they had to be the beer of आर्यन कल्चर एंड एज। वहाँ की जो वो जो वुमन जो थी ना उनको फोर्स किया जाता था तो एक ऐसी माता बने जो जो वहाँ के जो वो नेटिव जो है ना उनको जन्म दे। यानी कि सिर्फ वहाँ पे जो वो नाजिस का जन्म होना चाहिए, वहाँ की जो नेटिव लोग हैं उनके साथ उनके उनके बच्चे होने चाहिए। जैसे अगर पूरे फैमिली में अगर वो नाजी लोग हैं तो उनके जो वो जो नाजी बच्चे दे सकते हैं। ऐसे वुमन को उनको फोर्स किया जाता था। जैसे अगर किसी ने जूस के साथ शादी करके अगर किसी ने जूस बच्चा दे दिया तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी, उनको कई को वो कंसल्टेशन केयर में भेजा जाता था। ऐसा 2 से 3 टॉपिक का वो लास्ट है तो देखते हैं। द नाजी रिज्यूम, अब रिज्यूम में मतलब क्या था, काल समय। द नाजी रिज्यूम वाज यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर ऑफ टू ग्रेट इफेक्ट। और आपको पता होगा मीडिया का आज कितना रोल है। जो मीडिया है ना इंसानों की साइकोलॉजी को शेप देती है, ठीक है। तो इसने मीडिया का इसमें से इस्तेमाल किया। तो यहाँ बोलिए अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपके डाउट पढ़ रहा हूँ। दे यूज फिल्म, पिक्चर एंड रेडियो, पोस्टर एक्सेट्रा स्प्रेड hatred for Jews. Nazi work on the mind of people, trap trap their emotion, to turn their hatred and anger of at those marked as anti-Semitic। मतलब ये हिटलर, अब हिटलर ने क्या किया कि जब भी फिल्म होती थी, पोस्टर होती थी, गलियां होती थी, तो वो दीवारें होती थी ना, वहां पे ऐसा दिखा दिया कि भाई ये जो जूस है ना वो खराब लोग हैं, अनडिजायरेबल लोग हैं, ये हमारे बीच में नहीं रह सकते। ऐसे इसने इस्तेमाल किया, मीडिया का कैसे इस्तेमाल किया, हिटलर के बारे में सुनाया जा रहा है, हिटलर की अच्छाई बताई जा रही है, जो नाजीज जो लोग हैं उनकी बुराई बताई जा रही है। अभी लास्ट 2 टॉपिक हम पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब लोगों का ऐसा मानना था हिटलर ने इंसानियत के खिलाफ क्राइम किया है। पीपल वर सो पीपल वर पीपल सो द वर्ल्ड वर्ल्ड थ्रू नाजी आई एंड स्पोक द नाजी लैंग्वेज। अब लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो नाजी आई उनका जो बोलने का तरीका है ना, एट द टाइम और द ज्यूज बिगेन टू बिलीव इन द नाजी स्टीरियोटाइप बोथ देम। अब उन्होंने हिटलर ने ऐसा बना दिया था माहौल, तो ऐसा लोगों को लग रहा था कि भाई साहब अब वो अब जो ज्यूस है ना उनको भी ऐसा लगने लगा कि अब वो नीचे श्रेणी के हैं, यानी कि हम लोअर क्लास से हैं, ऐसा उनको लगने लगा। वो जो नाजी लोग होते हैं उनका अपर कास्ट, वो खुद को अपर कास्ट का मान लेते हैं। ऐसे उन्होंने हिटलर ने उनकी साइकोलॉजी को शेप दे दिया, ठीक है। इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड द पीपल came to know about what happened had, and the Jews wanted the world to know about the aristocracy and the suffering they endured during the Hajikilian operation. They they want to live even a few hours to tell the world about Holocaust। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आप सुन ली। एक जब वर्ल्ड है होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट का मतलब था प्रताड़ना। उनको Jews को जो प्रताड़ना दी गई, उनको जो पनिशमेंट दी गई, वो लोगों को बताना चाहते थे कि हमारे साथ ये इतना बुरा हाल हुआ है, इन वो नाजी लोगों ने हमारे से इतना बुरा हाल किया है। वो ये चाहते थे कि हम 1 घंटे के लिए हम वो जिए, पर हमें बताते वो मरे कि वह सब वो Jews लोग कह रहे हैं कि भले हम 1 घंटे के लिए हम वो जिए, पर हमें ये बताना है कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ अत्याचार क्या हुआ। ऐसे लोगों को अवधारणा बन चुकी थी। जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो लोगों को जो वो ज्यूस लोग थे ना उनको लगने लगा अगर 1 घंटा तक हम जिलेंगे ना, पर हमें बताते हैं मरेंगे कि हमारे साथ यही हुआ है, हमारे साथ ये अत्याचार क्या है। तो फाइनली हमारा चैप्टर था और आई होप दैट आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए आप कमेंट आप बता दीजिए, मैं कल उसका चैप्टर लेकर आता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे पास ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, हमें ऐसी मजेदार तरीके से उन्होंने कवर कराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।